अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो असनाफ़े अदब होता है, जिसमें दो हिस्सा होता है, एक असनाफ़े नस्र होता है और एक असनाफ़े शायरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम असनाफ़े नस्र यानी जो गद्य वाला हिस्सा है उसको पढ़ने वाले हैं। और असनाफ़े नस्र में हम जानेंगे कि दास्तान, मकतूब निगारी, तज़किरा निगारी, तनक़ीद निगारी, मज़मून निगारी और खाका निगारी किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट हाई स्कूल के बारे में आ रहा है कि मैं उनके जो सिलेबस बचा हुआ है, जो मॉडल पेपर मैंने बोला था, तो मैं पहले उसे कराऊं। तो देखिए, आपके एग्जाम से पहले पहले इंशाल्लाह हाई स्कूल और इंटर दोनों का सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगी और उसके बाद 5 मॉडल पेपर भी लेकर आऊंगी इंशाल्लाह, ऐसा मैंने सोच रखा है। तो आप लोग परेशान मत होइए। तो जो मैं करा रही हूँ पहले उस पर फोकस करिए, उसको अच्छे से तैयार करिए। जब मैं इंटर वालों का कराती हूँ तब हाई स्कूल वाले बच्चे काफ़ी परेशान होने लगते हैं, और जब मैं हाई स्कूल वालों का कराती हूँ तो इंटर वाले परेशान होने लगते हैं। तो देखिए, मैं दोनों का कराने वाली हूँ, सारे सिलेबस पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम कुछ टॉपिक पढ़ ले, उसके बाद फिर हाई स्कूल का भी पढ़ेंगे, और फिर एग्जाम की तो अभी सिर्फ डेट आई है, अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं जो टॉपिक मैंने बताया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दास्तान की, कि दास्तान ये होता क्या है, ये किसे कहते हैं। और ये जो असनाफ़े अदब है जिसमें असनाफ़े नस्र और असनाफ़े शायरी आती है, तो इस टॉपिक से आपके 10 नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग ये भी चाह रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। तो आज हम असनाफ़े नस्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किसी और दिन असनाफ़े शायरी भी करेंगे, फिर उसके बाद ये इंटर वालों का 2 जो टॉपिक है उसको करा लूँ, उसके बाद फिर हाई स्कूल वालों का जो सिलेबस बचा है उसको ही करने वाले हैं। तो हाई स्कूल वाले परेशान बिल्कुल नहीं हो। जब मैं हाई स्कूल का कराती हूँ तो इंटर वाले परेशान होने लगते हैं, और जब मैं इंटर वालों का कराती हूँ तो हाई स्कूल वाले परेशान होने लगते हैं। मैं आप दोनों का सिलेबस कंप्लीट भी कराऊंगी और सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, यह है दास्तान। दास्तान क्या होता है? तो दास्तान वो तवील कहानी है, यानी कि वो लंबी कहानी है जो हकीकी ज़िंदगी के बजाय, यानी जो हकीकत पर मबनी नहीं होता, जो हकीकत पर मबनी होता है, यहाँ पर ये भी समझिए कि उसको हम नावल बोलते हैं। जो हकीकत पर मबनी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नावल बोलते हैं, और वो भी असनाफ़े नस्र में ही आता है। लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक बताया गया है उसमें नावल नहीं है, इस वजह से हम नावल नहीं पढ़ेंगे, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। ये क्लास 12 वाले हैं, और हाई स्कूल में तो नावल है सिलेबस में। तो ये जो हकीकी ज़िंदगी पर मबनी होता है वो नावल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दास्तान वो तवील कहानी है जो हकीकी ज़िंदगी के बजाय ख्याली ज़िंदगी के वाक़यात से ताल्लुक़ रखती है, यानी जो हकीकत पर मबनी नहीं होता, जो किस्से कहानियाँ होते हैं जिसमें परियाँ होती हैं और देव होता है, जिन होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी दास्तान कहलाती हैं, जिसमें माफूक फितरत अनासिर भी पाए जाते हैं। दास्तान उस रूमानी कहानी को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की रंगीनी, ख्याली वाक़यात व हादसात वगैरह को बड़े ही लतीफ़ अंदाज से पेश किया गया हो। दास्तान का मकसद कारी को महज तफरीह मुहैया कराना है, यानी उसको जो कारी है, जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसको खुश कराना होता है।
ان قصوں میں سچائی کے برعکس تخیل کی کارفرمائی ہی نظر آتی ہے۔ داستانیں اردو ادب میں اس دور کی پیداوار ہیں جب لوگ اخلاقی و تہذیبی گراوٹ کے ساتھ ناکامیوں کا شکار رہتے تھے، جس سے تنگ آ کر وہ داستانوں میں دلچسپی لیتے اور اپنا دل بہلاتے تھے۔ داستانیں انہیں وقت گزری کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ اس کے بعد اسی میں تھوڑا اور لکھیے کیونکہ یہ 10 نمبروں کے لیے ہوگا۔ اس میں لکھیے کہ داستان میں سیدھی سادھی باتوں کے علاوہ مافوق الفطرت واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں جن، پری اور دیو کے حیرت انگیز کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جو جن ہوتی ہیں، پریاں ہوتی ہیں، دیو ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں تو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ قصے کہانی جو ہوتی ہے، داستان ہوتی ہیں، ان میں ان ساری چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، شہزادوں پریوں کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، زندگی کی چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں، حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں۔ زبان و بیان کی دلکشی اور ربط داستان کے لیے ضروری ہے۔ عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کی کئی سلسلے ہوتے ہیں، یعنی قصے در قصہ یہ داستان جو ہوتی کافی طویل اس لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب ایک قصہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا قصہ اسی سے جوڑ دیا جاتا ہے، یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ داستانوں کے کردار کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا انہوں نے زندگی کے ارتقاء کے منزلیں فطری طور پر طے کی ہوں۔ اس بات پر خاص توجہ دی جاتی ہے کہ اچھا کردار آخر تک اچھا بنا رہے، یعنی اس میں چیزیں بدلتی نہیں ہیں بلکہ جو شروع میں اچھا ہوگا وہ لاسٹ تک اچھا رہے گا، اور جو برا ہوگا وہ لاسٹ تک برا ہی رہے گا، اس کو کوئی حالات یا کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور برا کردار آخر تک برا بنا رہے، یعنی وہی چیز۔ اردو کی جو پہلی داستان ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ امپورٹنٹ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کی پہلی داستان کون سی ہے، تو اردو کی پہلی داستان سبرس کو مانا جاتا ہے جس کی تصنیف ملا وجہی نے کیا، یعنی ملا وجہی جو ہیں یہ اردو کی پہلی داستان لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا مکتوب نگاری، جس کو خط بولتے ہیں اور اسی کو انگلش میں لیٹر بولتے ہیں اور ہندی میں اس کو پتر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ تو مکتوب یا خط ایک طرح کی ذاتی سرگرمی ہے۔ اس کا مقصد کسی دوسرے شخص سے قلمی رابطہ قائم کرنا ہے، لیکن ایسے خط بھی لکھے گئے ہیں جن کی ادبی حیثیت اب مسلم ہو چکی ہے۔ خطوط یہ خط کی جمع ہے، تو خطوط میں اپنے زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ادبی زندگی کی سچی جھلک بھی ملتی ہے۔ اردو خط نگاری میں مرزا غالب، یہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا، تو اردو خط نگاری میں مرزا غالب کا نام سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے خطوط سے جدید اردو نثر کی راہ ہموار ہوئی۔ غالب کی شخصیت، ان کے زمانے کی دلی کے حالات، ان کے شاگردوں، یہ جو شاگردوں ہیں تو ان کے ایک شاگرد ہیں جو کافی فیمس ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے، جن کا نام ہے الطاف حسین حالی، تو یہ مرزا غالب کے ہی کیا تھے؟ شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ تو ان کے شاگردوں اور ہم اثروں کے متعلق بہت سی باتوں کا پتہ ان کے خطوط سے چلتا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے قلعہ احمد نگر میں اپنی قید کے دوران اپنے دوست جن کا نام تھا مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی تو کو جو خط لکھے ان میں انشائیے کی شان پائی جاتی ہے، اور یہ جو انہوں نے خط لکھا تھا ابوالکلام آزاد نے، تو اس کا نام کیا ہے یہاں پر وہ نہیں لکھا ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو خط لکھا تھا ان کے خط کا جو مجموعہ کلام تھا اس کا نام تھا غبار خاطر۔ کیا نام تھا؟ غبار خاطر۔ یاد رکھیے گا، شاید پوچھ لیا جائے کہ غبار خاطر کس نے لکھا، تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی لکھا تھا۔ ان کے مجموعہ یہ جو خط لکھتے تھے ان کا مجموعہ کلام تھا، یعنی خطوط کا یہ مجموعہ کلام تھا غبار خاطر۔ اس کے بعد اسی میں تھوڑا اور لکھیے کہ ادب کی اصطلاح میں احساسات، جذبات اور خیالات کو قلم کی مدد سے کاغذ پر اتارنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا عمل مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔
ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ مکتوب آدھی ملاقات نہیں ہوتے بلکہ پوری ملاقات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ملاقات ظاہری ملاقات سے زیادہ دلچسپ اور کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا یعنی کہ تیسرے نمبر پر آتا ہے تذکرہ نگاری۔ تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ایسی تمام تحریریں تذکرہ کے ضمن میں آئیں گی جن میں ایک سے زائد شخصیات کے حالات اور کارنامے اکٹھا کر کے کتابی شکل میں جمع کر دیے گئے ہوں، تو ان کو ہم تذکرہ بولتے ہیں۔ اس عمل کے لیے لازمی نہیں کہ وہ شخصیتیں صرف ادبی حیثیت کے حامل ہوں، یعنی صرف ان کو ادب میں ہی وہ ماہر ہوں، ایسا نہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ مذہبی، سیاسی، سماجی، ثقافتی غرض کی ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کے حالات اور کارنامے کسی ایک کتاب میں جمع کر دینا تذکرہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تذکرہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے شعراء کے حالات میں جو تذکرہ لکھا گیا وہ سرزمین ملتان میں تھا، اور اس جو تذکرہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ تو وہ ہے لبالب الباب کے نام سے اوفی نے لکھا۔ سب سے پہلا جو تذکرہ ہے اس کو اوفی لکھنے والے ہیں۔ یہ روایت آئندہ زمانے میں بھی ایران سے زیادہ ہندوستان میں برقرار رہی، اور عہد مغلیہ کے مطلب ہے کہ جو مغل سلطنت تھی اس کے دور کی بات ہو رہی ہے، تو عہد مغلیہ میں زبان فارسی میں کچھ اہم تذکرے لکھے گئے۔ عہد مغلیہ کے آخری زمانے میں ہمیں ایسے تذکرے ملتے ہیں جن میں اردو اور فارسی زبانوں کے شاعروں کے حالات موجود ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا عہد بھی آیا جب ایک ہی تذکرہ نگار نے فارسی اور اردو شعراء کے الگ الگ تذکرے لکھے، اور یہی وہ زمانہ تھا جب مختلف مصنفین نے صرف اردو شعراء کے تذکرے لکھے، جن میں سرفہرست اردو زبان کا پہلا تذکرہ، کافی امپورٹنٹ ہے کہ اردو زبان کا سب سے پہلا تذکرہ کون سا ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کو کس نے لکھا؟ تو وہ نام ہے تذکرہ گلشن ہند، جس کو مرزا علی لطف نے لکھا۔ اس کے بعد آتا ہے تذکرہ شعراء اردو، جس کو میر حسن نے لکھا۔ یہ وہی میر حسن ہیں جنہوں نے مثنوی ایک لکھی ہے جو کافی فیمس رہی ہے، اور اس مثنوی کا نام ہے سحر البیان۔ کیا نام ہے؟ سحر البیان۔ تو اس مثنوی کو لکھنے والے میر حسن ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے انتخاب یادگار، جس کو امیر مینائی نے لکھا۔ یہ وہی امیر مینائی ہیں جو فراق گورکھپوری کے استاد رہ چکے تھے۔ آب حیات و سخندان فارس، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ آپ سے جو معروضی سوالات جو آبجیکٹیو کوشچن ہے اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آب حیات یا پھر سخندان فارس کس نے لکھا، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، اور یہ وہی محمد حسین آزاد ہیں جن کو آقائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نام سے آقائے اردو کے نام سے کون؟ محمد حسین آزاد جانے جاتے ہیں، جنہوں نے آب حیات و سخندان فارس کی تصنیف کی۔ اب بات یہاں پر جب آقائے اردو کی چلی ہے تو کیوں نہ ہم بابائے اردو کے بارے میں بھی جان لیں کہ بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو بابائے اردو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو۔ اس کو مولوی عبدالحق کو بابائے اردو یعنی فادر آف اردو کہلاتے ہیں مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے اور فارسی میں، یہ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا جانا تھا؟ اردو میں جانا تھا، اردو زبان میں۔ اب فارسی زبان میں جو ہے وہ میر تقی میر نے لکھا، اور ان کے تذکرہ کا نام کیا ہے؟ نکات الشعراء۔ اس کے بعد آتا ہے قیام الدین قائم، انہوں نے لکھا ہے مخزن نکات، اور محمد ابراہیم خلیل، قدرت اللہ شوق اور غلام حمدانی مصحفی وغیرہ کے تذکرے بھی کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارا چوتھے نمبر پر آتا ہے تنقید نگاری۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تنقید نگاری جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں کریٹزم۔ کریٹزم آپ ایسے لکھ سکتے ہیں CRITI، اس کے بعد میں آتا ہے CISM، کریٹزم۔
इसी का तर्जुमा होता है जो हमारा उर्दू में तनकीद कहलाता है। तो तनकीद है क्या? किसी चीज़ को अच्छाई या बुराई के पैमाने पर परखने को तनकीद कहते हैं। तनकीद जैसे किसी के बारे में नुक्ताचीनी करना, आप समझ सकते हैं, और आसान लफ्ज़ों में तो वो हमारा तनकीद कहलाता है। अदब में तनकीद की ज़रूरत को हमेशा महसूस किया जाता रहा है। शायर या अदीब अपनी फ़नी सलाहियतों या नक़ाइस को खुद महसूस नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ नक़ाद के ज़रिए ही मुमकिन है, जो नज़्म या नस्र के मुहासिन और खामियों को अपनी नज़र के तराजू में एक मुसन्निफ़ की तरह तौलता है। तनकीद की बाबत डॉक्टर मिसबाहुल हसन लिखते हैं कि तनकीद से वो राज टपकता है जिसका ख्याल मुसन्निफ या शायर के दिमाग में भी नहीं होता। इस बात से ये जाहिर होता है कि फ़न तनकीद एक अजीमुश्शान मरहला है जिसको बाहुस्न व खूबी तय करना नक्काद का काम है, और वो राय जो नक्काद अवाम के सामने पेश करता है फ़न तनकीद कहलाता है। इसके बाद इसी में और लिखिए, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है, तो इसमें लिखिए कि तनकीद के मकासद में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी तसनीफ़ को देखते वक्त तरतीब व तवज़्ज़ुन बरकरार रहे, तसनीफ़ में से गैर ज़रूरी बातों को अखराज किया जाए या उस पर मुसन्निफ़ को तवज्जो दिलाई जाए। तनकीद तसनीफ़ और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, जिससे तसनीफ़ का असल जौहर खुलकर सामने आ जाता है। तनकीद के ज़रिए शायर या अदीब के ख़यालात व एहसासात की मख्फ़ी और मुनफ़ी पहलू, मख्फ़ी यानी जो ज़ाहिर हैं और मुनफ़ी यानी जो छुपी हुई हैं, तो ज़ाहिर व बातिन दोनों पहलुए सामने आ जाते हैं। किसके ज़रिए? तनकीद के ज़रिए, जिसकी बदौलत हम तसनीफ़ की अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ़ हो जाते हैं। तनकीद निगार का मकसद किसी तसनीफ़ के अयूब देखना ही नहीं होता, वो उसे तामीरी नुक्ता निगाह से देखता है और वो अवाम के अदबी ज़ौक़ को भी संवारता है। किसी शायर या अदीब की खामियों के साथ उसकी फ़नी सलाहियतों को उजागर करना नक्काद का एक अहम काम है। इसके बाद अगला हमारा आता है 5वें नंबर पर मज़मून निगारी। तो ये क्या होता है? मज़मून, जिसको इंग्लिश में एस्से बोलते हैं। क्या होता है? एस्से। इससे एक अलग भी टॉपिक पूछा जाता है, आपको कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, कुछ नाम दिए जाते हैं कि उनके बारे में आप एस्से लिखिए, यानी मज़मून लिखिए, लेकिन ये मज़मून निगारी अलग है। तो इसमें आप लिखिए कि मज़मून निगारी उर्दू की एक ऐसी गैर अफसानवी नसरी सिनफ है जिसमें मुसन्निफ़ अपने ख़ास उसलूब व अंदाज में किसी एक ख़याल व फ़िक्र को मुंतखब दलाइल के साथ पेश करता है। मज़मून निगारी का दायरा बेहद वसी है, यानी बहुत बड़ा होता है। इसमें हर तरह के मौज़ूआत यानी हर तरह के टॉपिक को पेश किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मौजू के किसी एक पहलू को ही उजागर किया जाए। अगर किसी खास मौजू के एक से ज़्यादा पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी तो उसकी तसीरत मजरूह होगी और वो मजमून न होकर मुकाला हो जाएगा। मजमून निगारी में सबसे पहली शर्त उन्वान की है। उन्वान यानी कि टॉपिक की है। जिस चीज़ के बारे में मजमून निगार को अपने ख्यालात कलम बंद करने हैं यानी लिखना है, उसी को उन्वान या मौजू कहते हैं। मजमून के शुरू में उसका उन्वान लिखा जाता है। किसी भी मजमून के लिए उन्वान का इंतखाब बेहद अहम होता है। उन्वान ऐसा होना चाहिए जिससे कारी यानी जो पढ़ने वाला है जिससे कारी मजमून की जानिब मुतवज्जह हो जाए। अगरचे उन्वान एक जुमला, कोई मिसरा या कोई इबारत, मिसरा यानी कि कोई एक लाइन हो सकती है, कोई इबारत हो सकता है, लेकिन मुख्तसर उन्वान ज़्यादा दिलकश और जज़ब हो सकता है। मजमून निगारी में पैराग्राफ की भी बेहद अहमियत है। अगर मजमून को पैराग्राफ में तकसीम नहीं किया गया तो ख्यालात का सिलसिला बिखर जाएगा। बाज़ ख्यालात मुख्तसर होते हैं तो बाज़ तवील यानी कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। मजमून निगारी का बाकायदा आगाज़, ये इम्पोर्टेंट है, किसने किया? तो वो हैं
सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में तो उसकी बुनियाद डाली थी। कौन थे वो? सर सैयद अहमद खां थे। तो उन्होंने ही जो मजमून निगारी है उसका भी बाकायदा आगाज किया कि तहरीरों से होता है। इन्होंने अंग्रेजी जबान के नामवर मजमून निगारों के तर्ज की तकलीद की कोशिश की। इन्होंने अपने रिसाले तहजीबुल इखलाक, ये इंपॉर्टेंट है, मारूजी सवालात में आ सकता है कि तहजीबुल इखलाक जो रिसाला है वो किसका है, तो तहजीबुल इखलाक ये रिसाला है सर सैयद अहमद खां का। तो इन्होंने अपने रिसाले तहजीबुल इखलाक के जरिए इस सिनफ को परवान चढ़ाया। किस सिनफ को? मजमून निगारी को परवान चढ़ाया। इसके बाद अगला छठे नंबर पर हमारा आता है खाका निगारी। तो ये क्या होता है? खाका निगारी किसे कहते हैं? तो खाका निगारी जो है ये इंग्लिश का एक लफ्ज है स्केच, आपने पढ़ा होगा स्केच, तो स्केच का ही उर्दू तर्जुमा हमारा खाका कहलाता है। अंग्रेजी लफ्ज स्केच के हम माने लफ्ज है। कौन? खाका। खाका एक ऐसी नसरी तसनीफ है जिसमें किसी शख्सियत की तस्वीर कशी लफ्जों में की जाती है। जिस शख्स का खाका लिखा जाता है उसकी जीती जागती तस्वीर सामने आ जाती है। जिस तरह किसी से अगर हम ना मिले हों, अगर उसका स्केच देख लें तो हम उसको ऐसा लगता है कि हाँ हमने इसको कहीं देखा है, वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक इसी तरह खाका होता है। तो अगर हम किसी का खाका पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस शख्स से हम मिल चुके हैं, बिल्कुल हमको ऐसा महसूस होगा। तो खाका निगारी का मकसद किसी शख्स की सीरत के नुमाया पहलुओं को इस तरह बयान करना है कि कारी यानी जो पढ़ने वाला है उससे अच्छी तरह वाकिफ हो जाए और उस मखसूस शख्सियत और कारी के दरमियान एक ताल्लुक पैदा हो जाए। खाका निगार के लिए ज़रूरी है कि उसे उस शख्सियत का कुर्ब हासिल हो जिस पर खाका लिखा जा रहा है, ताकि उसकी ज़िंदगी का हर पहलू लिखने वाले के सामने हो। एक अच्छा खाका निगार किसी शख्सियत के औसाफ इस तरह बयान करता है कि खूबियों का बयान करते हुए उससे मरगूब नहीं होता और खामियां बयान करते हुए हर तरह के तअस्सुब से आज़ाद रहता है। यानी उसके सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं बल्कि उसके अंदर क्या बुराइयां हैं उसको भी खाका में लिखा जाता है। यानी हर चीज़ें उसके बारे में, हर पहलुओं के बारे में बताया जाता है। उर्दू में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग का लिखा हुआ मौलवी नज़ीर अहमद का खाका, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, और इस्मत चुगताई का खाका जिसका नाम है दोज़खी, उर्दू के कामयाब तरीन खाकों में शुमार किए जाते हैं। कुंज हाय गिरा माया, ये नाम याद रखिए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको कि कुंज हाय गिरा माया में रशीद अहमद सिद्दीकी ने, ये कुंज हाय गिरा माया जो है इसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा, ये उनका खाका है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने बाज़ अहम शख्सियतों के निहायत दिलकश खाके लिखे हैं। उर्दू के मारूफ खाका निगारों में मौलवी अब्दुल हक, ये मौलवी अब्दुल हक कौन है? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हैं उर्दू के जो बाबाए उर्दू कहा जाता है, यानी फादर ऑफ उर्दू कौन है? तो बाबाए उर्दू इन्हीं को कहा जाता है। किसको? मौलवी अब्दुल हक को। शाहिद अहमद देहलवी, अशरफ सुबूही, सादत हसन मंटू और मोहम्मद तुफेल के नाम बहुत अहम हैं जो खाका निगार हैं, यानी खाका लिखते थे। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो असनाफ़े अदब में आता है असनाफ़े नस्र वाला हिस्सा, क्योंकि असनाफ़े नस्र और असनाफ़े शायरी है। तो असनाफ़े नस्र में जो आते हैं आपके दास्तान, मकतूब निगारी, तज़किरा निगारी, तनक़ीद निगारी, मज़मून निगारी और खाका निगारी। तो इन सब को आज हम लोगों ने डिटेल में जाना कि किसने क्या लिखा और किसके बारे में कौन ज़्यादा मशहूर है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए।
اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔